वेरी वार्म वेलकम माय डियर फ्यूचर ऑफिसर्स। आज का जो सेशन होगा वो वीवीआई सेशन होगा आपके लिए, क्योंकि आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं फंडामेंटल राइट में राइट टू फ्रीडम को। आर्टिकल 19 के सारे पोर्शन को डिस्कस करेंगे। आर्टिकल 19 टू 22 को बहुत इंपॉर्टेंट मेजर रोल प्ले करता है ये पूरे कॉन्स्टिट्यूशन को समझने में, आपके अपने अधिकार को समझने में। तो आज के इस पूरे वीडियो को आप स्किप मत कीजिए, फुल देखिए और पढ़ने के व्यू से नहीं, ऐसे अपने अधिकार को समझने के व्यू से देखिए, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए सेशन एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से लेकर के आपके पर्सनल जो फ्रीडम है उसके ऊपर के लिए भी। बट बिफोर टू बिगिन, अगर आपको ऐसा लगता है कि चैनल डेडिकेटली वर्क करती है आपके लिए, तो चैनल को सब्सक्राइब और शेयर जैसे करते हैं बिल्कुल करते रहिए, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट ये भी रोल प्ले करता है हमें हर एक दिन आपके लिए कुछ नया करने के लिए। अगर हम लोग आर्टिकल 19 के ऊपर आएंगे, ये हमें स्वतंत्रता का अधिकार देता है, जो आर्टिकल 90 टू 21 में मेंशन किया गया हुआ है। ये सारे जो आपके लिए एक फ्रेमवर्क तैयार करके हम लाए हैं, ये सारा फ्रेमवर्क इसलिए बनाया गया हुआ है क्योंकि आपको जैसे यहाँ पर दिया गया है वैसे ही याद हो जाए चीजें और समझ में आए कि कैसे हमें चीजों को याद करना है। सबसे पहले आर्टिकल 19 को अगर आप देखिएगा तो ये अपने आप में मूल स्वतंत्रता है, और इस पूरे मूल स्वतंत्रता को 6 भागों में बांट दिया गया हुआ है, और हर एक भाग के लिए आर्टिकल 19 के एक से सेक्शन तैयार किया गया हुआ है, जिसको आप हिंदी में क ख ग घ से जो है वो डिनोट कर सकते हैं, या फिर अंग्रेजी के ABCD से डिनोट कर सकते हैं। यहाँ से जो है वो सर्किल वे में इस तरीके से अगर आप चलते चले आएंगे तो ये ख होगा, ये ग होगा, ये घ होगा, अंगा होगा और ये छ होगा, क्योंकि यहाँ पर आर्टिकल 19 का ए का जो च है, इसको 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में जो संपत्ति का अधिकार था इसको एब्रोगेट कर दिया गया हुआ है, और इसी अधिकार को विधिक अधिकार बना के 300 के क में मेंशन कर दिया गया हुआ था, जो 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के बाद आया था। अब आपके मन में ये विचार आएगा कि आखिर ये स्वतंत्रताएं कैसी हैं। तो आपके दिमाग में अगर ये क्वेश्चन आता है तो बिल्कुल हम लोग इसको डिस्कस करेंगे और सेक्शन वाइज डिस्कस करेंगे, क्योंकि जैसे ही हम लोग इसको सेक्शन वाइज डिस्कस करेंगे ये हमें चीजों को और ज्यादा क्लियर कर देगा कि कैसे हमें पढ़ना है इसको। सबसे पहले आते हैं हम लोग आर्टिकल 19 के एक एक क के ऊपर। सेक्शन 1 का कॉलम नंबर 1 है, ये क है। इसमें सबसे पहले ये बोलता है कि हम व्यक्ति को जो है वो वाक्य और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता देते हैं, लेकिन व्यक्ति को वाक्य और अभिव्यक्ति की जो स्वतंत्रता होगी वो किस तरीके की होगी ये भी यहाँ मेंशन किया गया हुआ है। तो इस आर्टिकल के थ्रू, मतलब आर्टिकल 19 के सेक्शन ए का कॉलम 1 क ये बोलता है कि इसके अनुसार भारत के सभी नागरिक, मतलब कि अब भारत के जो नागरिक नहीं होंगे उसके लिए ये पावर नहीं होगा, अभिव्यक्ति की आजादी दिया गया हुआ है, जिसमें उसको भाषण देने का अधिकार है, प्रचार करने का अधिकार है, प्रेस की स्वतंत्रता, ये सारे इसी आर्टिकल 19 के सेक्शन ए के कॉलम ए में जोड़ा गया हुआ है। इसमें यह बोला गया कि इस जो आर्टिकल है आर्टिकल 19 का ए के क, इसमें हम लोग को किसी कारणवश जो है इसको स्टॉप कर सकते हैं, प्रतिबंध लगा सकते हैं, इस पर रेस्ट्रिक्शन हो सकता है, लेकिन वो टर्म जोड़ा गया, और वो टर्म ये जोड़ा गया कि जैसे ही राष्ट्र की एकता की बात आएगी वैसे भाई साहब हम आपको भाषण देने का अधिकार नहीं देंगे, चाहे वो देश के विरुद्ध हो या देश के के जो है वो अगर आपका भाषण इस तरीके का है कि वो देश के विरुद्ध काम करता है तो हम आपको किसी भी एंगल से ये आजादी नहीं देंगे। इसके बाद राष्ट्र की सुरक्षा की अगर बात आती है तो हम इसमें शर्जील इमाम जैसे लोगों को और उमर खालिद जैसे लोगों को जो है वो किसी भी एंगल से भाषण देने की स्वतंत्रताएं नहीं देंगे। विदेशी राज्य के साथ संबंध बनाने के लिए, जैसे कि कन्हैया कुमार जैसे लोग विदेशी राज्यों से संबंध बना के फंड एकत्रित करते हैं और भारत के लोगों को भारत के प्रति जो है वो क्या करते हैं, उनको गुमराह करने का काम करते हैं। काफी सारे एनजीओ ऐसे वर्क करते हैं जो अपने देश प्यारे भारत को पूरी तरीके से बर्बाद करने में लगे हुए हैं, दूसरे देशों के साथ संबंध जो है वो बना करके। इसके बाद लोक व्यवस्था की जहां बात आती है, लॉ एंड ऑर्डर की, तो इस कंडीशन में भी हम आपके वाक्य और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को स्टॉप कर सकते हैं। इसी में एक टर्म जुड़ा हुआ था कि क्या राष्ट्रीय ध्वज जो फहराना है वो हमारा फंडामेंटल राइट है या नहीं है। तो इसमें 22 जनवरी 2004 को सर्वोच्च न्यायालय ने ये बोला था कि ये जो है ये हम जितने भी नागरिक है भारत के उसके प्रेम और सद्भावना से जुड़ा हुआ है, और
ये जो है ये प्रदर्शित करता है कि एक व्यक्ति को उसके देश से कितना प्रेम है और कितना सद्भावना है। इसलिए अनुच्छेद 1 के क के तहत मौलिक अधिकार होगा, जिस पर कारण जो होगा वो फिर से अखंडता, एकता और राष्ट्र की सुरक्षा, लॉ एंड ऑर्डर के हिसाब से ही इस पर निर्बंध लगाया जा सकता है। क्योंकि जब आप लॉ एंड ऑर्डर का सिचुएशन पैदा होता है और उस कंडीशन में अगर आप क्या करते हैं कि देश में जो है वो पंखे जो है हमारे यहाँ एक नियम बना हुआ है कि हम झंडे को लेते हैं और अपने शरीर पे लगाते हैं और फिर क्या करते हैं कि हम जो है वो एक धरना देना स्टार्ट करते हैं। तो क्या वो धरना युक्तियुक्त होगा? तो वो नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर हम लोग इसके ऊपर निर्बाध लगा सकते हैं। इसके बाद जो अपना एक मेन टर्म आता है वो यहाँ पर आता है हमारा शांतिपूर्ण तथा निरायुध सम्मेलन की स्वतंत्रता, जो आर्टिकल 19 के ए के ख में मेंशन किया गया हुआ है। ये बोलता है कि प्रत्येक नागरिक को यह अधिकार दिया गया हुआ कि वो अपने विचारों को प्रचार कर सके। मतलब कि किसी व्यक्ति का ऐसा विचार है कि वो देश के अखंडता को, एकता को और ज्यादा आगे करना चाहता है, ठीक है, तो वो क्या करेगा कि निरायुध सम्मेलन कर सकता है। मतलब कि बिना किसी भेदभाव के वो सम्मेलन को एकत्रित कर सकता है, जिसमें किसी भी कंडीशन में युद्ध जैसी चीजों को मेंशन नहीं किया जाएगा। इसके बाद अगर ये बात आती है कि निरायुद्ध एक व्यक्ति सम्मेलन बुला सकता है जिसमें किसी भी एंगल से ऐसे चीजों को मेंशन नहीं किया गया होगा जो युद्ध जैसे चीजों को बढ़ावा देता है, तो इस पर भी हम लोग एक जो है वो रिस्ट्रिक्शन लगा सकते हैं जो राष्ट्र की एकता और अखंडता को लेकर के है। क्योंकि आप सम्मेलन तो बुला सकते हैं, लेकिन इस सम्मेलन में कहीं से भी ये चीज मेंशन नहीं किया गया होगा कि इस सम्मेलन में आप जो है वो व्यक्ति को बुला करके और राष्ट्र की एकता और अखंडता से रिलेटेड कोई मैटर पर व्यक्ति को गुमराह करेंगे। तो ऐसे एकता और अखंडता के लिए, एकता और अखंडता से रिलेटेड जो मैटर होगा उस पर हम आपके जो है वो रिस्ट्रिक्शन लगा सकते हैं। फिर एक और आता है संगम या संघ बनाने की स्वतंत्रता। ये 19 के आर्टिकल 19 के 1 का ग इसमें मेंशन किया गया हुआ है कि भारत के जो व्यक्ति हैं, जितने भी भारत के नागरिक होंगे, उनको संघ बनाने या संगम बनाने का अधिकार होगा, जो भारतीय प्रजातंत्र का एक आधार बन करके आएगा। और यही आर्टिकल जो है वो हर एक एंगल से जितने राजनीतिक पार्टी है उसको बनने में, चाहे वो एनडीए हो या फिर यूपीए हो या फिर जितने भी पार्टियां भारत में, उसके बनने में अहम भूमिका यही आर्टिकल 19 के ए का ग मेंशन करता है। परंतु इसमें लोक व्यवस्था और एकता संप्रभुता को लेकर के रोक लगाया जा सकता है। और एक में टर्म जोड़ा किया गया कि सैनिक और वैश्याएं जो होती है उनको किसी भी एंगल से संगम या संघ बनाने का अधिकार हम नहीं दे सकते हैं, क्योंकि ये राष्ट्र की एकता अखंडता के साथ सामाजिक नैतिकता और देश के ऊपर एक बहुत बड़ा लूप होल बनकर के आएगा। इसलिए पहले ही इसको एक्सेप्शन में डाल दिया गया हुआ था। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट आता है भारत में स्वतंत्रता पूर्वक भ्रमण करने की स्वतंत्रता। आर्टिकल 19 के ए का घ ये बोलता है कि भारत के नागरिक को भारत के जितने भी राज्य है, जितने भी निर्बद्ध राज्य है, ठीक है, सारे राज्य में, मतलब कि जितने भी भारत से संबंधित राज्य है उन सारे राज्य में बिना किसी कारण के घूमने का अधिकार होगा। लेकिन टर्म इसमें यह जोड़ा गया कि रेस्ट्रिक्शन हम वहां पे लगा सकते हैं जहां पर अनुसूचित जनजाति जैसे आदिवासी लोग होते हैं, उस एरिया में जब इनर लाइन परमिट एरिया का बात आता है, इस कंडीशन में कुछ ऐसे जगह होते हैं जहां पे लोगों के जाने के लिए प्रतिबंध लगाया जा सकता है, जैसे कि दमन दीव का एरिया हो गया, अंडमान निकोबार द्वीप समूह का एरिया हो गया। वहां पर व्यक्ति घूमने के लिए नहीं जा सकते और उस एरिया में निवास नहीं कर सकते हैं, तो यहाँ पर रिस्ट्रिक्शन है। इसके बाद आर्टिकल 19 के ए का अंग ये बोलता है कि भारत के किसी भी राज्य में व्यक्ति को बसने का अधिकार है बिफोर जो है वो एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 317, क्योंकि 317 और 35A ये मेंशन करता था कि भारत का नागरिक जम्मू कश्मीर में किसी भी तरीके से जो है वो अपना घर नहीं बसा सकता और वहां के व्यक्तियों से शादी नहीं कर सकता है। तो ये चीज अब आर्टिकल 370 हट चुका है, तो ये चीज अब जम्मू कश्मीर के एक्सेप्शन के रूप में भी यहाँ पर नहीं बन करके आएगा। तो भारत का जो भी नागरिक होगा, जो भारत का नागरिक होगा, वो भारत के किसी भी राज्य में बस सकता है। लेकिन टर्म ये जोड़ेंगे हम लोग कि अगर उस राज्य में अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति का एग्जिस्टेंस है और वो एरिया अगर किसी एंगल से ऐसा समझा जाता है कि यहाँ पर ये उनके स्वतंत्रता में किसी भी एंगल से लूप होल बन करके आएगा, तो हम इस जगह पर उसको क्या करेंगे, स्टॉप कर सकते हैं, रिस्ट्रिक्शन लगा सकते हैं। नेक्स्ट आता है आपका
आर्टिकल 19A का च जिसको संपत्ति का अधिकार था, इसको निरसित करके इसको विधिक अधिकार 300 के क में जोड़ दिया गया हुआ था, जिसको पहले ही सेशन में हम लोगों ने डिस्कस कर लिया कि मूल अधिकार और विधिक अधिकार में क्या अंतर होता है। अगर नहीं देखा है तो सेशन वाइज आप वीडियोस को देखिए प्लीज। नेक्स्ट आता है आपका वृत्ति एवं उपजीविका का अधिकार। इसमें यह बोलता है, ये आर्टिकल 19 के A का 6 होता है ये आर्टिकल, और ये बोलता है कि भारत का कोई भी नागरिक किसी भी वृत्ति, उपजीविका या कारोबार को करने के लिए स्वतंत्र है, लेकिन राज्य इसके लिए आवश्यक योग्यता विहित कर देगी। जैसे कि अगर आपको वकील बनना है तो आपको वकालत करना जरूरी होगा, अदरवाइज आप वकील नहीं बन सकते हैं। अगर आपको मास्टर बनना है तो आपको जो है वो बीएड करना जरूरी होगा। अगर आपको जो है इस तरीके का कोई प्रोफेशनल डिग्री लेना है, जैसे एमबीए अगर आप कर रहे हैं, तो ही आप जो है वो किसी भी बिजनेस मैनेजमेंट में मैनेजर के पोस्ट को कंटिन्यू कर सकते हैं। तो ये सारे चीजें जो है वो योग्यता को विहित कर देता है इसमें। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण, ये आर्टिकल 20 बोलता है। यहाँ से मेजर चीज आपके जिंदगी से रिलेटेड आएगा, जो पहले से लेकर के अब तक का है, सारे को देखेंगे। इसमें ये पावर दिया गया हुआ है कि नागरिक हो या जो भारत का नागरिक नहीं हो उसको भी तब तक हम दंड नहीं दे सकते हैं जब तक वो विधि द्वारा बनाए गए कानून का उल्लंघन नहीं करेगा। और इसमें भी एक टर्म जोड़ेंगे कि ऐसे अपराध के लिए दोष सिद्धि निर्णीत नहीं किया जा सकता है जब तक कि ऐसे अपराध विधि का उल्लंघन नहीं किया हो जो उस समय प्रवर्तन में नहीं हो। सपोज दैट एक अपराध के लिए 4 साल का कारावास होगा, लेकिन जिस वक्त वो व्यक्ति अपराध किया होगा उस वक्त कारावास नहीं होगा, केवल जुर्माना होगा। तो आज जब इस कारावास का 4 साल का कारावास का प्रावधान किया गया तो ये नहीं होगा कि जिस व्यक्ति को जुर्माना लगा के छोड़ा गया था उसको अब 4 साल का कारावास भी कर देंगे। इसके बाद किसी व्यक्ति को एक अपराध के लिए 2 बार दंडित नहीं किया जा सकता है। मतलब कि अगर व्यक्ति को केवल हम जो है वो यहाँ पर उसको आर्थिक दंड दिए हुए थे, अगर उस जगह पर हम बोले कि अब आर्थिक दंड के साथ साथ उसको कारावास भी दे दे एक ही जो है अपराध के लिए, तो ये युक्त नहीं होगा। इसके साथ ही एक व्यक्ति को एक अपराध के लिए जो दंड विहित किया गया हुआ है उससे ज्यादा दंड उसको नहीं दिया जा सकता है। मतलब अगर उसको 4 साल का कारावास है तो इसको 10 साल का कारावास नहीं हो सकता है। ये आर्टिकल 20 में मेंशन किया गया हुआ है। इसके साथ साथ एक व्यक्ति को अपने विरुद्ध साक्ष्य पेश करने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है, यह भी आर्टिकल 20 बोलता है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग प्राण और देह की जो स्वतंत्रता है वो आर्टिकल 21 में मेंशन किया गया हुआ है। और इसमें यह कहा गया हुआ है कि एक व्यक्ति चाहे वो नागरिक हो या गैर नागरिक हो, सभी को प्राण और दैहिक स्वतंत्रता प्राप्त है, जिसके तहत वे सभी स्वतंत्रता सम्मिलित है, जिसमें अवैध गिरफ्तारी, अवैध कारावास, पुलिस निगरानी, अवैध निरोध, ये सारे को मेंशन किया गया हुआ है, जिस पर केवल और केवल विधि निर्माण करके जो है इसके ऊपर क्या किया जा सकता है, तो रोक लगाया जा सकता है, जो बहुत रेयर केस में होता है। ये सारे चीज जो है वो आर्टिकल 21 में मेंशन किया गया हुआ है। अगर आपके निजता का अधिकार का उल्लंघन होता है तो आपके आर्टिकल 21 का उल्लंघन होगा, क्योंकि ये भी आपके फंडामेंटल राइट है। अगर आपके स्वास्थ्य के अधिकार का उल्लंघन होता है तो ये भी आपके आर्टिकल 21 का उल्लंघन है। अगर एक व्यक्ति को जो है वो स्वच्छ पर्यावरण नहीं मिल पा रहा है, प्रदूषित जल मिल रहा है, वो भी उसके फंडामेंटल राइट का वायोलेशन है। तो ये सारे चीज को आप आसानी से पढ़ लीजिएगा, जो चीजों को बहुत क्लियर मेंशन कर दिया गया हुआ है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, ये सारे उसी से रिलेटेड 34 मैटर हैं जो आपके प्राण और दैहिक स्वतंत्रता की बात करता है। नेक्स्ट आते हैं हम लोग आर्टिकल 14 के ऊपर। इसी में आर्टिकल 21 के क में एक चीज को जोड़ा गया हुआ था। आर्टिकल 21 के क में एक चीज को जोड़ा गया हुआ है जो आपका जो है वो मेंशन किया गया हुआ था यहाँ पर। आर्टिकल 21 के क में जो है वो एक चीज जोड़ा गया हुआ था 86वें संविधान संशोधन में 2002 के द्वारा, कि 6 से 14 वर्ष के जो बच्चे होंगे उनको शिक्षा का अधिकार दिया जाएगा। और ये किसी भी एंगल से अनुच्छेद 45 के निर्देशों को जो है वो बदलने के लिए नहीं होगा, क्योंकि डीपीएसपी में भी एक चीज मेंशन किया गया हुआ है कि जो है वो निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान किया जाए बच्चों के लिए। तो ये उसका नहीं होगा, ये उस डीपीएसपी से रिलेटेड नहीं होगा, ये एक सेपरेट आर्टिकल होगा जो आर्टिकल 21 का क होगा, जो बच्चों को जो है 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान करेगा। इससे रिलेटेड चीजें यहाँ पर मेंशन की गई हुई है, जिसको आप आसानी से पढ़ सकते हैं। इसके बाद निरोध एवं गिरफ्तारी से संरक्षण की बात करता है आर्टिकल 22। अब निरोध एवं संरक्षण जो होता है, हिरासत 2 तरीके के होते हैं, पहले ये समझिए। एक होता है दंडक विषय, ठीक है,
और दूसरा जो होता है वो होता है आपका वो होता है निवारक हिरासत। एक दंडक विषय वो होता है जिसमें डायरेक्ट दंड दिया जाता है, और दूसरा ये होता है कि एक व्यक्ति पहले से अपराध कर चुका है और अब वो उस तरीके का अपराध नहीं करे, इसके लिए उसको पहले ही जो है वो क्या किया जाता है, तो उसको क्या किया जाता है कि हिरासत में रख लिया जाता है। तो ये चीज पर जो है वो संरक्षण प्रदान करता है आर्टिकल 22, और इसमें मेंशन किया गया हुआ है इन सारे बातों को। जो बेसिक जो चीजें डिस्कस करनी थी वो हम लोगों ने कर लिया यहाँ पर आर्टिकल 22 के बारे में। अब पहला उपबंध ये करता है कि दंडक विषय के रूप में किस किस कौन कौन सा चीज उपबंधित है। तो पहला, अगर आर्टिकल 22 में दंडक विषय के रूप में अगर आपको जो है गिरफ्तार किया गया हुआ है, तो उसमें सबसे पहले आपको गिरफ्तारी का सूचना दिया जाएगा कि किस कारण से आपको गिरफ्तार किया गया है। साथ में आपके जो आपका परामर्श है वकील से, उसको प्रतिषेध नहीं किया जा सकता है। आपको मजिस्ट्रेट के सामने 24 घंटे के अंदर में जो है वो क्या किया जाएगा कि सम्मुख किया जाएगा, मतलब प्रेजेंट किया जाएगा, और इसमें उस समय को मेंशन नहीं किया जाएगा जो आपके आने और जाने के लिए यात्रा में लगा हुआ होगा। इसके बाद जो चीज है जिसमें आपको नागरिक जो व्यक्ति है जिसको पहले तो निवारक हिरासत में रखा जाता है, उसको किस तरीके के चीजों को दिखाया गया हुआ है, उसको किस तरीके का संरक्षण मिलेगा, वो देखना है कि उसके हिरासत को 3 माह से ज्यादा नहीं बढ़ाया जाएगा। अगर किसी कारणवश से बोर्ड सलाह देती है कि इसके हिरासत को बढ़ा दिया जाए तो वो फिर 3 महीने के बाद बढ़ सकता है। इसके बाद निरोध का आधार संबंधित व्यक्ति को बताया जाना चाहिए कि उसको किस कारण से निरोधित किया गया हुआ है, और इसके बाद निरोध वाले व्यक्ति को यह अधिकार है कि वह निरोध के आदेश के विरुद्ध अपना प्रतिवेदन दे सकता है कि भाई साहब हमारा जो निरोध है वो असंवैधानिक है या रूल के अगेंस्ट है। इसके बाद आते हैं हम लोग इसके ऊपर कि निरोधक अधिनियम संसद के द्वारा जो पास किए गए हुए वो कौन कौन से है। पहला मीशा है, दूसरा जो है वो कोफे पोषा है, इसके बाद नासा है, फिर इस तरीके के चोर बाजारी निवारण एवं आवश्यक वस्तु समुदाय अधिनियम जो है ये आता है, फिर आता है आपका टाडा, फिर आता है आपका पोटा, और इसके बाद आता है 1988 में जो लाया गया हुआ था स्वापक औषधि और मन प्रभावी पदार्थ निवारण अधिनियम। ये सारे चीज के ऊपर अगर आपको सेपरेट वीडियो चाहिए तो कमेंट कीजिएगा, मैं वीडियो बना दूंगा कि ये चीजें क्या क्या है और डिटेल क्या जानना चाहिए आपको इसमें। ये सेशन आपका राइट टू फ्रीडम पे लास्ट सेशन था। इसके बाद हम लोग और फंडामेंटल राइट से रिलेटेड जो मैटर है उसको डिस्कस करेंगे। लेकिन अगर आज का सेशन आपको लगा कि बहुत इंपॉर्टेंट था आपके लिए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब और शेयर कीजिए, क्योंकि हमारे मोटिवेशन का बहुत बड़ा कारण है। ये सेशन नंबर 4 था आपका। नेक्स्ट सेशन हम लोग 5 डिस्कस करेंगे, ठीक है, जिसमें हम लोग मूल अधिकार को और वाइडली डिस्कस करेंगे। तो मिलते हैं फिर से हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नए सेशन के साथ। लेकिन अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब और शेयर कीजिए, क्योंकि हम लोगों के मोटिवेशन का बहुत बड़ा कारण है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, गुड बाय एंड टेक केयर।